जमीन की तैयारी करने से पहले कपास की फसल में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जमीन कैसे होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा तैयारी कैसे करें। एक्चुअल होना कैसी चाहिए वो हमें फाइनल मालूम होना चाहिए। ये थंब रूल है। हमारे खेत की जमीन एक तो होना चाहिए स्वस्थ, दूसरा पैरेलल होना चाहिए जीवंत। स्वस्थ भूमि है और वो जीवंत है तो हम जो भी फसल लगाएंगे वो कम खर्च में पकेगी। तो फसल लगाने से पहले जमीन की तैयारी में हमें यह समझ आना चाहिए कि जमीन की तैयारी करने से पहले हमारी जमीन होना कैसी चाहिए। जब हम खेती करें तो उसमें किस चीज की आवश्यकता है, यह एक ग्राफ है जो पूरे दुनिया भर के एग्रोनॉमिस्टों ने ढूंढ कर निकाला है यह ग्राफ, और इस ग्राफ को भी मैं भी फॉलो कर रहा हूं। जब हमारे खेत में पौधा है उस समय हम जब उसको पानी दें या उसकी बढ़वार हो तो उसमें 25% हवा, 25% पानी, 5% बायोमास कार्बन और 45% मिट्टी होना चाहिए। यह स्वस्थ भूमि का ग्राफ है। हम जिस भी खेत में प्लांटेशन करें, क्या हमारी मिट्टी ऐसे है तो हम बहुत कम खर्च या नहीं खर्च किए बगैर उत्पादन बहुत ज्यादा लेंगे। अभी यह स्वस्थ मिट्टी हुई, फिर इसमें प्लस होगा बैक्टीरिया, इकोसिस्टम, तो यह भूमि बनेगी जीवंत। ये दोनों में फर्क है। यह है स्वस्थ। अभी इसमें कोई बैक्टीरिया का मैंने जिक्र नहीं किया, बट स्वस्थ होगी तो बैक्टीरिया वहां रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर महीने गुड़ गोबर गोमात्र डालो, हर 4 दिन में डीकंपोस्टर चलाओ, हर 8 दिन में कोई नया रसायन बनाकर खेत में चलाओ। मतलब व्यस्त रहो मस्त रहो की बात मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के फार्मूले हैं वो सारे के सारे किसानों को व्यस्त रखने वाले हैं, और बिना व्यस्त रहे कोई ऑर्गेनिक खेती का फार्मूला बनता ही नहीं। कहीं से पत्ते ढूंढ के लाओ, कहीं से गोबर लेके आओ, कहीं से गोमूत्र लेकर के आओ, वो एक प्रक्रिया सही है, वो गलत नहीं है, एकदम शुद्धतम सही प्रक्रिया है, लेकिन वो आपके पूरे जीवन प्रक्रिया को व्यस्त रखने में कारगर है। ठीक है, तो एक तो हुआ स्वस्थ भूमि, दूसरा जीवंत, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी इकोसिस्टम होना चाहिए तो हम कम खर्च में आउटपुट लेंगे। अब कोई भी फसल हम लगा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ भूमि है? उसका डेटा निकल के आएगा यहां से। कार्बन प्रतिशत क्या है हमारी जमीन में। दूसरा, एक कि हम मिट्टी की जांच कराएं या खुद खेत में जांच कर ले। हम खुद, मैं एक ट्रिक बतलाऊंगा जिससे आप खुद खेत में जांच कर सकते हो कि कार्बन और पीएच क्या है। दूसरा, एक तो हमें चाहिए बायोमास कार्बन क्या है, दूसरा हमारी जमीन का पीएच क्या है, प्रेजेंटली हाइड्रोजन क्या है। सरल भाषा में हमारी मिट्टी कड़क कितनी है या हमारी मिट्टी में क्षार नमक की मात्रा कितनी है, जिससे हमारे मिट्टी के जो तत्व है वो एक दूसरे से चिपक चुके हैं, जिसको हम कितना बड़ा ही ट्रैक्टर डालें ढेपे कड़क ही आते हैं। अब हमें रोटावेटर चलाना पड़ रहा है तो भी भुरभुरा होने की वजह चिप्स बनते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 10 साल पहले रोटावेटर नहीं थे, तब हम 35 हॉर्स पावर 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बैल जोड़ी के हल से हम जमीनों को ढेपे निकालते थे और लक्कड़ का पाटा घुमा करके उसको भुरभुरा कर देते थे। 20 साल पहले ये होता था, लक्कड़ का पाटा, सिंगल बेल, उसके बाद 25 हॉर्स पावर 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, फिर 45 हॉर्स पावर, अभी 55 हॉर्स पावर 4 व्हील ड्राइव, 75 भी आ गया, 75 हॉर्स पावर। उससे भी कल्टीवेशन होने में वो अंदर नहीं जाता, पीछे पत्थर रखना पड़ते हैं, अंदर उतार करके तब जमीन फूटेगी।
स्तर देखो जमीन का, ढीला, कड़क, महाकड़क, अभी पत्थर। अब जो ढेपे बनते हैं उसको हम रोटावेटर करके पीसते हैं, तो हमें यह भ्रांति होती है कि हमने जमीन भुरभुरी कर दी। एक्चुअल में जमीन भुरभुरी हुई नहीं, वो जो ढेपे थे उनके चिप्स बन गए, फोसरापन आया नहीं। जैसे ही पानी जाएगा वो चिप्स वापस चिपकते हैं और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो हमें स्वस्थ मिट्टी रखना है तो बायोमास कार्बन का प्रतिशत 5 होना चाहिए, जो जंगलों में मिलता है, हमारे खेतों से उड़ गया है। जो मैंने बताया था ना कि पलटी पलव करके धूप खिलाते हैं तो कार्बन ह्रास होता है, उड़ता है। या हम एक फसल से दूसरी फसल, एक नाली से दूसरी नाली की दूरी बढ़ाकर रखते हैं, तो जो सीधी धूप नीचे लगती है वो हमेशा कार्बन को उड़ा रही है। बायोमास कार्बन मतलब एक ऐसी अवस्था, किसी भी पेड़ पौधे का हिस्सा जो गलने के बाद ऐसी अवस्था बचा जिसको अब धूप लगी या जोर से मसला तो उड़ जाएगा। लास्ट स्टेज, इस पेड़ की पत्ती सूखने के बाद, गलने के बाद ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि अब धूप लगने से ये उड़ जाएगी, या इसको मसलूंगा तो ये डस्ट बन जाएगी, हवा में घुल जाएगी। वो है बायोमास कार्बन। किसी भी पेड़ पौधे का सूखा अवशेष, बॉडी, मृत अवशेष एंड पॉइंट तक का, उसका प्रतिशत 5 होना चाहिए। तो आपको कोई भी खाद खेत में डालना नहीं पड़ेगा, फसल अपने आप बो दो और वो उगती रहेगी और उसका आउटपुट देती रहेगी। बट हमारी विडंबना यह है कि हमारे खेतों में 0.5% कार्बन मुश्किल से है, 0.3, 0.5, 0.7, 1 अगर है तो भी अच्छा है। मिनिमम 1 तो अचीव करें, हम 1% तक जाएं, ताकि कम से कम हमें फर्टिगेशन पर जाना पड़ेगा। तो फसल बोने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा। सॉइल टेस्ट में हमें जानना है कि हमारी मिट्टी का बायोमास कार्बन प्रतिशत क्या है। दूसरा, पानी और हवा हमारे खेत में बराबर रहे, इसके लिए हमारे खेत का पीएच मान होना चाहिए 6.5। तो हम जब सॉइल टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी का पीएच मान 7 है, 8 है। किसी ने कराया है क्या? पीएच मान आता है? पीएच मान क्या है? 7.5। 8 है, 7.5 है, 8 से ऊपर ही है, 7.5 से ऊपर है। पीएच मान एक परिभाषा है आपकी सॉइल को जांचने की कि आपकी सॉइल कड़क कितनी है। अभी जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये सब आपकी नोट करने की है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में 6.5 जो पॉइंट आता है, यह सेंटर पॉइंट है, यह होना चाहिए। अगर 6.5 से 7.5 हुआ तो यह 10 टाइम बढ़ता है। दर्शाने में एक आंकड़ा बढ़ा, 6.5 होना चाहिए। अगर किसी का 7.5 है तो 10 गुना बढ़ गया। और जब ये 8.5 होता है तो इसका 10 गुना बढ़ गया। अभी जिसकी मिट्टी का पीएच 8.5 है तो 6.5 से कितना गुना हुआ? ये थोड़ा कैलकुलेशन करना, मैंने सूत्र दिया है आप लोगों को, ठीक है? एटलीस्ट 2 गुना तो नहीं है ना? 100 गुना हो गया है। तो जो कड़कता है ना, हमें लगता है कि एक बड़ा, एक्चुअल ये साइंस की भाषा है ताकि किसान घबराए ना और कोल्हू का बैल बनकर हमें हमेशा जीवन भर कमाकर 2 पैसे देता रहे। अगर आपको बता दिया जाए कि 8.5 मतलब आप 100 गुना ज्यादा पीएच वाली खेती कर रहे हो, अब शब्द कैसा बड़ा हो गया, 100 गुना ज्यादा। अभी आप सोचने में लगोगे, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया खेत में, तो अगली बार से मैं ना करूं। हाँ, सोच विचार आएगा ना। अभी 6.5 था, 8.5 है, 2 ही बड़ा है, कम कर लेंगे, होता नहीं कभी कम। जिसका पीएच 8 चले गया,
अब बहुत मशक्कत लगेगी उसको नीचे लाने में, बहुत जटिलता है, मजाक नहीं है कुछ भी। मतलब हमने जो खेती करी उसके तौर तरीके इतने शानदार थे कि हम खेती को बंजर बनाने में कामयाब हुए। ये कटु सत्य है। अब हमें ऐसी खेती करना पड़ेगी कि हम धरती मां को बचा सकें। अभी भारत में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे संत हैं जिनका नाम है जग्गी वासुदेव जी सदगुरु, जो मिट्टी बचाने के अभियान में पूरे राष्ट्रों के, पूरे देशों का भ्रमण किया। हर देश में जाकर उन्होंने बताया कि मिट्टी बचाने के अभियान में एकजुट हो जाओ और थोड़ा सा धरती मां के प्रति समर्पित रूप से आगे बढ़ो। क्यों किया? डायरेक्टली किसी को पंच नहीं कर सकते कि आप राउंड अप मत बनाओ, मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसको बुरा लगेगा, वो टैक्स चुका रहा है। तो ऐसे अवेयरनेस के लिए घूमे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये काम किया। चुटकी बजाकर कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने काम किया अपर लेवल पे। हम किसानों को काम करना पड़ेगा हमारे खेत पे, ग्राउंड पे, एक्चुअल में कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके साथ में हूं। हमें खेती करने से पहले सॉइल टेस्ट कराना है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि मेरी जमीन का बायोमास कार्बन प्रतिशत क्या है, मेरी जमीन का पीएच क्या है, और तीसरा ईसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक होना चाहिए कम से कम। ये 3 चीजों की मिट्टी की जांच कराओ। इससे ज्यादा नहीं भी होगा तो चलेगा, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। हम किसान मिट्टी की जांच कराते हैं, मुझे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सारे 17 न्यूट्रिएंट की जांच करके दो। हम किसानों को सिखाया गया है जो खेत में मिट्टी की जांच करानी है उसमें जो आता है वो मत डालो, जो नहीं आता है वो डालो। क्या सिखाया गया है? यही ना कि मिट्टी की जांच कराओ, अगर पोटाश ज्यादा आया है तो मत डालना, अगर फास्फोरस कम आया है तो डालना। जबकि उन बातों का कोई महत्व ही नहीं है। मैं आपको 2 बातें बतलाऊंगा कंटिन्यू। एक बात जो डायनेमिक तरीके से हमें बदलती रहनी है हमारी खेती की प्रक्रिया में। दूसरी बात जो थंब रूल है ये कभी नहीं बदलेगा, इसको फिक्स पकड़ के रखो, कोई सी भी खेती करो। थंब रूल क्या है? 5% कार्बन पर जाना है, मिनिमम 1 होना चाहिए। तो मिट्टी की जांच कराते समय हमारा लक्ष्य एक ही, कार्बन प्रतिशत क्या मेरे खेत का, और पिछली खेती करी और अभी खेती कर रहा हूं तो इससे बढ़ रहा है क्या, जिन तौर तरीकों से मैंने खेती करी उससे बढ़ रहा है क्या, तो तरीका सही है, करो। वो किसी की भी सुन के करो, ABCD XYZ कोई भी एग्रोनॉमिस्ट आया हो उसके गाइडलाइन के माध्यम से अगर आपके खेत में कार्बन प्रतिशत बढ़ रहा है तो वो तरीका सही है। ये थंब रूल है। लक्ष्य यहां पर है, कम से कम इतना होना चाहिए। दूसरा, पीएच हमारा 7.5 है, 8 है, 8.5 है, उसको 6.5 कैसे करें? हमने मिट्टी की जांच कराई, उसमें जो भी आया, जिस एग्रोनॉमिस्ट को हम अच्छा मानते हैं उसको क्या पूछना है? मैंने कपास लगाया, कितनी बोरी खाद डालूं? ये नहीं पूछना है। मैं कपास लगा रहा हूं, मेरी जमीन का पीएच 8.5 है, अब मैंने किस तरीके से खेती करना चाहिए तो इसका पीएच कम हो, ये पूछना चाहिए। एक्चुअल हमारे प्रश्नों को बदलना है। एग्रोनॉमिस्टों की कोई गलती नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों की कोई गलती नहीं, हमारे प्रश्न ही गलत जाते हैं। मैं क्या डालूं तो जवाब ही वही देगा, भाई ये 1 2 3 4 5 डाल दे। हमारा प्रश्न ही गलत है। हमें पूछना क्या है? पीएच ज्यादा है, कपास लगा रहा हूं, किस तरीके से खेती करूं कि पीएच कम हो? वो एक साइकिल बतला देगा ना किस तरीके से खेती करना है, जिस एग्रोनॉमिस्ट को आप मानते हो। अभी तो थोड़ा बहुत मैं भी बतला दूंगा। इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, घड़ी, दीवाल घड़ी में शेल आता है ना, उसको निकाल कर जबान पे लगाओगे चट 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 करेगा, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। माइनस और प्लस जब मिलते हैं तो स्पार्क होता है। बड़े लाइन के तार को नहीं लगाना, वो जला देगा। सेल को टेस्ट करना तो वो एक माइनस और प्लस चट चट करेगा, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। तो हमारे खेतों में भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। वो क्या है? आपके खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी कितनी है, ये तो हुआ स्वस्थ।
इसमें प्लस जीवंतता डालनी पड़ेगा ना, जीवन। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कहां है? मेरे अंदर कुछ है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मेरे अंदर है तो मैं बोल पा रहा हूं। अभी निकला तो ये बॉडी गिर जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फिर मुझे छोड़ के आओगे घाट पे आप लोग। नहीं। तो एक जीवंतता जिस मिट्टी में है उसमें इलेक्ट्रिक है, ईसी 1% होना चाहिए। मतलब आपके खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी कितनी है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए खेत में? गुड़, गोबर, गोमूत्र हर 15 दिन में डालने से बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी क्या? उससे हम व्यस्त रहेंगे। हमारे खेत का वातावरण और माहौल ऐसा होना चाहिए कि जीवन में एक बार गुड़, गोबर, गोमूत्र डाल दिया, अब वहां बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? खेती कैसे होनी चाहिए? एक बार हमने बैक्टीरिया, अगर मेरे यहां का ईसी 1 से कम है तो मुझे जीवन में एक बार बैक्टीरिया मेरे खेत में इंजेक्ट करना है। गुड़, गोबर, गोमूत्र 200 लीटर 1 एकड़ में जीवन में एक बार डालना है। अब मेरे खेत की स्थिति और तरीका में ऐसा रखूं क्या वो बढ़ता रहे, तो मेरा खेती करने का तरीका सही है। वरना मुझे अगर हर बार आवश्यकता लग रही है कि मैं हर 8 दिन में बैक्टीरिया डालूंगा तो मेरी फसल चलेगी, हर 15 दिन में डीकंपोस्टर डालूंगा तो मेरी फसल चलेगी, तो मैं जो खेती कर रहा हूं उस तरीके में कुछ मुझे बदलाव लाना पड़ेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया मैं डाल रहा हूं फिर मर रहे हैं, फिर डाल रहा हूं फिर मर रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, ये 3 चीजों की आवश्यकता है हमारे कोई भी फसल को लगाने से पहले सॉइल टेस्ट करने की। ठीक है, अभी ये सॉइल टेस्ट या तो हम मार्केट में कराएं, नजदीक आपके जहां भी हो। इसके लिए एक प्रक्रिया है कि सैंपल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं बतला देता हूं फटाफट। कि मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको सैंपल कैसे निकालना है और खुद को जांच करना हो तो कैसे करना है, दोनों चीजें बतलाऊंगा मैं। 5 एकड़ से बड़ा सैंपल नहीं चाहिए, 5 एकड़ से अंदर ही सैंपल चाहिए। 6 एकड़ 7 एकड़ जमीन है तो 2 सैंपल कर लो। 5 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ है तो 1 सैंपल चलेगा। चारों तरफ से जगह छोड़ दो 10-10 फीट। बाउंड्री की जगह की मिट्टी नहीं लेना है। अब अंदर से रेंडमली 10, 20, 25 जगह से कहीं से भी सैंपल उठाना है। अभी हमने खेत को कल्टीवेटर कर दिया, उसको रोटरी कर दिया, बिना खाद डाले वाली जमीन, गोबर खाद नहीं डाला है, उस समय का हमें सैंपल लेना है। हमें बाउंड्री के 10-10 फीट जगह छोड़ना है, एक 4 इंच हटाना है, मुट्ठी भरना है, झोले में डालना है। फिर 20 कदम आगे चले गए, 4 इंच हटाई, मुट्ठी उठाई, झोले में डाली। ऐसे पूरे खेत में 10-20 जगह से सैंपल उठाया, झोले में डाला, 4 इंच हटा करके एक मुट्ठी उठाकर झोले में डाला। तो ये सैंपल बनेगा कुछ आपका 3-4 किलो। एक पॉकेट का सैंपल जो निकालोगे 3-4 किलो बनेगा। अभी ये जो 3-4 किलो सैंपल बना, इसको एक ढेरी बनाई। अगर ये गीला है, अगर यह गीला है तो छांव में इसको सुखाना है। अभी ये सूखा सैंपल हमें चाहिए, इसमें बड़े पत्थर, लकड़ी के बड़े टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े निकाल के बाहर करना है। अगर ये बड़ा बोल्डर, थोड़ा कंकर नुमा हमारा मिट्टी है तो इसको कपड़े में बांधकर कूटना है, थोड़ा बारीक करना है, इसको मिक्स करना है, मिक्स करना है, आधा फेंकना है। 3 किलो था, 1.5 किलो बना। फिर इस 1.5 किलो को मिक्स करना है, फिर आधा फेंकना है। अभी 750 ग्राम बचा, फिर ये 750 ग्राम को मिक्स करना है, फिर आधा फेंकना है। अभी 350 ग्राम बचा। सैंपल कैसे इकट्ठा करें? फिर इस 350 ग्राम को मिक्स करो, फिर आधा फेंको, तो 150 से 200 ग्राम सैंपल बचेगा। इस सैंपल की एक पोटली बनाओ, उसमें स्टिकर लगाओ, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालो। जिस खेत का सैंपल लिया उस खेत को आप क्या बोलते हो, कुएं वाला, रमेश वाला, तुलसी वाला, झोपले वाला, मतलब कुछ नाम होगा ना आपके, वो नाम डालना है। सर्वे नंबर डाल दो, या आपकी भाषा में जो नाम डालते हो वो डालना जरूरी है।
और जिस भी सॉइल टेस्ट को आप अच्छा मानते हो उसके पास इस तरह का सैंपल भेजना है, ठीक है। बी किसान ग्रुप भी सॉइल टेस्ट करता है, पूरे भारत से सैंपल आते हैं। 7587538222 इस नंबर पे आप भेजोगे तो यहाँ सॉइल टेस्ट हो जाएगी और आपको जांच डिजिटल आपके पास मेल आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर आपको सॉइल टेस्ट कराना हो तो यहाँ भी भेज सकते हो, ठीक है। इस तरह का सैंपल आपको सॉइल टेस्ट के लिए भेजना है। इसमें ध्यान क्या रखना है, पीएच, कार्बन और ईसी, तीन चीज महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखना है। अब यह सॉइल टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? फसल लगाने के पहले, फसल खड़ी हो जब, और फसल निकल जाए तब। 3 बार कम से कम करना चाहिए। जो 6 महीने की फसल है या 3 महीने की फसल है, जो 12 महीने की फसल है उसमें हर 3 महीने में कराना चाहिए। इससे होगा क्या और क्यों? इससे होगा क्या कि हमारा पीएच हर 3 महीने में जो हम तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें बढ़ रहा है क्या या घट रहा है या उतना ही है। तो हम जिस भी एग्रोनॉमिस्ट को जानते हैं, मानते हैं, जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं, जब हम सॉइल टेस्ट की जांच कराएंगे हर 3 महीने में, या उदाहरण के लिए कपास लगाने से पहले हमने जांच कराई और हमारी खेत का पीएच था 8.3, कपास लगा दिया, 3 महीने का हो गया, आज हमारे खेत का पीएच है 8.7, मतलब यहां पर क्लिक होगा ना, ये 0.5 0.4 बढ़ कैसे गया, यहां पर हमें चोट करनी है। मतलब इस 3 महीने में क्या हमने ऐसा किया, फिर उसको एनालिसिस करना है। जिससे गाइडलाइन लेते हैं उसको पूछना है भैया पीएच क्यों बढ़ गया, ताकि अगला हम कदम ऐसा उठाएं कि पीएच वापस कम हो। इसलिए सॉइल टेस्ट बीच बीच में कराना। हम किसानों को यह भी मालूम होना चाहिए हमें पैसा किस पे खर्च करना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इसको फाइन ट्यून करना है कि हमें निवेश कहां करना है। एक तो हम खेती में खर्चा करना बंद कर दें, खर्चे सारे बंद, निवेश करना चालू करें कि हमने जो पैसा लगाया उसका रिटर्न लंबा मिलेगा। हमने जो पैसा लगाया, हमने आज कोई दवाई स्प्रे करी, 3 दिन में उसका रिजल्ट खत्म, वो हो गया खर्चा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किस दिशा में खेती करने की आवश्यकता है कि हमें सॉइल टेस्ट का पीएच और कार्बन पता हो, खेती खड़ी हो तब, खेती निकाल दे तब। ओके, सॉइल टेस्ट इसलिए जरूरी है। अब खुद आप कैसे सॉइल टेस्ट करोगे? जब हम खेत में, अभी आपने कहीं सैंपल भेजा और एथेंटिक जांच बुलाई, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। कार्बन प्रतिशत और सॉइल टेस्ट। जब हम खेत में पलटी पलव करते हैं तो जमीन की हाइट बढ़ती है। ये कुछ थंब रूल है, इसलिए मैं इनको ज्यादा खींच रहा हूं। अभी तो मैंने कपास लगाया ही नहीं, उसके पहले ही 2 घंटे निकाल दिए शायद। ठीक है, ये जरूरी है ताकि आप लोगों के ध्यान में समझ में आए कि कपास लगाऊं कैसा। जब हम पलटी पलव करते हैं तो ऐसे ढेपे बनते हैं, बड़े बड़े चकतले बनते हैं, और जो बराबर जगह है और पलटी पलव वाली जगह है वो थोड़ी सी ऐसी उभर जाती है, हाइट बढ़ जाती है बराबर जगह की, और जहां पलटी पलव किया है, करते हो आप लोग पलटी पलव, तो थोड़ी सी हाइट ऐसी बढ़ जाती है। जिस दिन पलटी पलव किया, उदाहरण के लिए 1 तारीख को पलटी पलव किया, उस दिन आपको हाइट नापना है कि जहां नहीं हुआ और जहां पलव हुआ है इसकी हाइट कितनी है। उदाहरण, 10 इंच की हाइट बढ़ गई। 1 तारीख को पलटी पलव किया, आज आपने हाइट नापा, अब 7 दिन के बाद जाकर हाइट नापना है, 1 सप्ताह बाद, क्योंकि पलटी पलव करके तो छोड़ते हैं ना धूप खिलाने के लिए। अब 7 दिन के बाद जाना है। 7 दिन के बाद ये 10 इंच धीरे धीरे नीचे बैठता है, ये ढेपे अपने आप फिसलते हैं, नीचे बैठते हैं। जिस खेत का जितना कड़क ढेपा होगा वो उतना तन के खड़ा रहेगा, मतलब पीएच ज्यादा है। आज हमने 1 तारीख को 10 इंच का रखा, 7 दिन बाद भी गए और वो उसको नापा कि 10 इंच का है, मतलब आपका पीएच 9 क्रॉस कर चुका है। 7 दिन बाद भी 1 mm भी बैठा नहीं। जांच कराए बगैर आपको पता रहेगा कि 9 पीएच से ज्यादा है, बहुत कड़क हो गया है, मेरा मिट्टी सीना तान के खड़ा है, गड़बड़ है। अभी
7 दिन के बाद अगर ये 5 होता है, ये 10 इंच की बजाय 5 इंच होता है, तो आधा हो गया, जितना हाइट था उसके आधा हो गया। मतलब कि 7 से 7.25 का पीएच आएगा आपका। जांच कराओगे तो, सॉइल टेस्ट की जांच जब कराओगे, पलटी पलव 7 दिन के बाद आधा पीएच मिट्टी दबना, मतलब 7 से 7.5। 7 दिन के बाद अगर 70% बैठना, मतलब 6 से 6.5 पीएच है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, किधर जांच कराने की आवश्यकता नहीं। 7 दिन के बाद केवल 25% बैठा, मतलब 2.5 इंच बैठा, 7.5 इंच है, मतलब ये पीएच आपका 8 या 8 के ऊपर है। ये मैं इसलिए बतला पा रहा हूं कि डाटा मैंने किया है, आप लोग भी ट्राई करोगे तो मिलेगा। तो कहीं सॉइल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, आप खुद जांच सकते हो। दूसरा तरीका, जब हम पलटी पलव करते हैं तो दूर से दोपहर में देखने पर ऐसा चिकनी साइन आती है। जिस दिन पलटी पलव किया उसके 3 दिन 4 दिन तक एकदम चिकट साइन आती है। जो पलटी पलव का वो चकतला ऐसा गिरता है ना, वो दूर से ऐसा लगता है कुछ चमक रहा है। मतलब जितना ज्यादा चमकेगा उतना पीएच ज्यादा है आपके खेत का। उसने चमकना नहीं चाहिए, चमक रहा है मतलब वो मिट्टी की बॉन्डिंग चिपक गई है और वो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो गया है, कड़क हो गया है, मतलब पीएच ज्यादा है। अभी जिस दिन पलटी पलव कर रहे हैं उस दिन नीचे की जो 1.5 फीट की मिट्टी निकल के आती है, वहां पर नमी रहती है, चिकटपन रहता है, उसको मिट्टी को हाथ में लेकर ऐसे मलना है। आपकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट की जो लाइनें हैं इसमें वो मिट्टी चिपक गई, ऐसी चिकनी हो गई, मतलब 8 पीएच है। सिंपल से ट्रिक है। पलटी पलव किया, उसकी गीली मिट्टी को निकाला और अंगूठे से ऐसे मसला, तो अंगूठे की जो दरज है, ये जो दरज है, इस दरज में वो मिट्टी चिपक गई और चिकनी रह गई, वो निकल नहीं रही है। उसको पानी से धोने के बाद भी हमें साबुन की आवश्यकता है। 8.5 पीएच के ऊपर है, मिट्टी चिपक नहीं रही है, 7 के अंदर है। 7 दिन बाद जूते पहन के खेत में जाना है। पलटी पलव किया, जूते पहन के 7 दिन बाद खेत में जाना है पलटी पलव करने के बाद, क्योंकि ढेपे बड़े रहते हैं। चप्पल में जाएंगे, बिना चप्पल के जाएंगे, फिसलते हैं, वो उंगली नाखून में लगेगा, बड़े बड़े ढेपे। जूते पहन के जाना है, बीच खेत में जाकर के किसी एक ढेपे को सिलेक्ट करना है और उसको पहले धीरे से किक मारनी है, क्योंकि अगर पीएच ज्यादा रहा तो पैर टूट जाएगा। जोर से किक मारेंगे, ढेपा फूटा नहीं तो उल्टा लगेगा। 7 दिन के बाद उस ढेपे को किक मारनी है, ढेपा पूरा फूट गया, पूरा बिखर गया, 6.5 पीएच है, मिट्टी स्वस्थ है। 7 दिन के बाद किक मारी, ढेपा फूटा ही नहीं, हिला ही नहीं, पैर पीछे आया, 8.5 पीएच है। कई तरीके हैं मिट्टी के साथ, खेत के साथ रमण करने के। ध्यान हम देंगे तो हम स्वस्थ मिट्टी पहचान पाएंगे। तो जमीन की तैयारी करते समय गहरी जुताई करो, पीएच लेवल 6.5 चाहिए, अगर नहीं है जिस एग्रोनॉमिस्ट को मानते हो उसको पूछो, और पीएच लेवल 6.5 से आगे आता है तो क्या करना है, लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी की बात बतला रहा हूं। अगर आपका पीएच 7 आता है तो जमीन में करना क्या चाहिए, 7+ आता है तो प्रति एकड़ लिखिए, प्रति एकड़ 300 केजी जिप्सम। 7 के ऊपर पीएच आता है, 7.5 तक आता है, 7.5, 7.25, 7 के ऊपर, तो प्रति एकड़ 300 केजी जिप्सम। जिप्सम के अंदर सल्फर और कैल्शियम आता है जो आपकी जमीन को कठोरता से बचाएगा, नरमी की तरफ लाएगा। और सल्फर कैल्शियम आता है तो जो कपास में सल्फर की मात्रा आवश्यकता लगती है वो जिप्सम में आ जाएगी। आगे आपको खाद के रूप में सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारा पानी ज्यादा टीडीएस, ज्यादा पीएच का है, अगर हम जिप्सम डालते हैं तो पानी के साथ जब डला हुआ है और पानी जब जाएगा तो वो पानी के क्षार को भी कम करता रहेगा। अगर हमारा पीएच 8 है तो 500 केजी, अगर हमारा पीएच 8.5 है तो 1 टन, मतलब 1000 केजी।
हमने मिट्टी की जांच करी, अगर पीएच 8.5 है तो 1 एकड़ पे 1000 किलो जिप्सम डालना है। ये एक तरह की मिट्टी आती है खदानों की, ये बहुत महंगा खाद नहीं है, ये किसी खाद की कैटेगरी में नहीं आता है। यह ऑर्गेनिक खेती करने वाले भी डाल सकते हैं, रासायनिक खेती करने वाले भी डाल सकते हैं। रासायनिक खेती करने वालों के लिए ये सल्फर और कैल्शियम है, और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए खदानों की मिट्टी है। ठीक है। जिप्सम अति आवश्यक है अगर हमारी मिट्टी का पीएच बड़ा है। अब दूसरी भाषा में, अगर हमारी मिट्टी का पीएच कम है, 5 है, तो 300 केजी जिप्सम। अगर 4.5 है तो 500 केजी जिप्सम। अगर 4 है तो 1 टन जिप्सम। ये दोनों में काम में आता है। जमीन का पीएच बढ़ा हुआ है तो भी जिप्सम लगेगा, जमीन का पीएच कम है तो भी जिप्सम ही लगेगा। इसका कारण है, सल्फर पीएच को घटाता है और कैल्शियम पीएच को बढ़ाता है। तो जमीन को बैलेंस करने के लिए हमें जमीन में जिप्सम की आवश्यकता निरंतर रहती है। तो जीवंत मिट्टी रखना है हमें हमारे इस परिवेश में, तो स्वस्थ करना पड़ेगा पहले। तो स्वस्थ करने के लिए जिप्सम पहली प्राथमिकता है। मिट्टी की जांच कराओ और जिप्सम का उपयोग चालू करो। कपास की खेती में जिप्सम का बहुत महत्व है, क्योंकि सल्फर कपास को लगता है और कपास में वजन बढ़ाने का काम सल्फर करता है। कपास के बॉन्ड के अंदर जो काकड़े आते हैं उसमें तेल अच्छा भरा हुआ होना चाहिए, उसमें ठोसपन आना चाहिए, उसमें मोटाई आना चाहिए, तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, वजन अच्छा मिलेगा। समझ में आया? अगला चैप्टर।